देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, जो कि हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सर्विस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सर्विस कॉस्टिंग। अच्छा, इसका और एक नाम भी होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा देखो, कॉस्टिंग का मतलब तो हमें पता ही होता है। कॉस्टिंग का मतलब, कॉस्टिंग जो है ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट का मतलब है किसी भी चीज पे हमारा जो एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट। जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो वो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको बनाने का कितना कॉस्ट है। जैसे रेस्टोरेंट वाले खाना बेचते हैं, तो वो खाना जो बेचते हैं वो तो सेल्स वैल्यू में बेचते हैं। तो वो सेल्स वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने का कॉस्ट आए पूरे उस डिश को बनाने का, फिर उस पे प्रॉफिट लगा के वो बेच देते हैं। हर कोई ऐसा कर सकता है, सिर्फ रेस्टोरेंट क्यों, बहुत सारे बिजनेसेस में ही ऐसा होता है। पहले हमें कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो तुम लोग लैपटॉप मोबाइल जो भी यूज कर रहे हो अभी पढ़ने के लिए, उसका भी अपना एक कॉस्टिंग होगा। उस लैपटॉप या मोबाइल को बनाने का कॉस्ट प्लस उसमें प्रॉफिट लगा के बेचा है जिसमें तुम लोगों ने परचेज किया है। कोई बुक्स परचेज करते हो सेम, ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग क्या है? सर्विस कॉस्टिंग मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक्चुअली देखो, बिजनेस में दो ही चीज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दो ही चीज सेल करता है। क्या सेल करता है? या तो वो कुछ प्रोडक्ट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स गुड्स सेल कर सकता है, या फिर सर्विस सेल कर सकता है। जैसे हम सर्विस सेल करते हैं, मेरा काम क्या है? सर्विस सेल करना। टीचर सर्विस सेल करता है, डॉक्टर सर्विस सेल करता है, ठीक है, लॉयर वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जैसे गुड्स, जैसे मार्केट में तुम लोग अगर जाके मान लो एक पैकेट मैगी खरीद लिए, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। एक कैलकुलेटर खरीदे, वो भी प्रोडक्ट यानी गुड्स हो गया। तो सर्विस और गुड्स, ये दोनों में से कोई भी एक चीज हम लोग सेल करते हैं, या फिर दोनों मिक्सड अप करके सेल करते हैं, वैसा भी होता है। ठीक है, मतलब किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा होता है एज वेल एज गुड्स दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पर अभी तक तो नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे थे कि एक जैसे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कुछ कुछ फिनिश गुड्स बन रहा है। फिनिश गुड्स, ठीक है, वहां पर लैंग्वेज था फिनिश गुड्स बन रहा है, उसका कॉस्ट कितना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये क्या है? ये तो देखो टेंजिबल गुड्स होंगे, ठीक है, ये टेंजिबल होंगे जो हम लोग देख सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइड क्या होता है? ये इनटेंजिबल होता है। जैसे देखो अभी तुम लोग मेरे से क्लास लोगे, तो क्या क्लास लेने के बाद क्लास खत्म हो गया, क्या तुम लोगों को कुछ प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, मेरे से क्या मिला? सर्विस मिला, जो इंटेंजिबल है, इनविजिबल। मतलब सर्विस देना लेना तो विजिबल है, वो तो दिख रहा है कि हम क्लास ले रहे हैं, तुम लोग क्लास सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ फिजिकली कुछ देन लेन नहीं हो रहा है, फिजिकली कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। जैसे अगर एक कैलकुलेटर खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है? बदले में एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो दिख रहा है, विजिबल है। तो बेसिकली सर्विस यानी इंटेंजिबल गुड्स का जो बिजनेस होता है वो सर्विस होता है। लेकिन सर्विस वालों को भी तो अपना कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम फीस लेते हैं तो हम अपना कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर अपना जब फीस लेता है तो वो भी पेशेंट से फीस जब मतलब चार्ज करता है, तो वो भी अपने कॉस्टिंग के साथ प्रॉफिट ऐड करके चार्ज करता है। तुम लोग मूवी देखते हो कभी अगर, ठीक है, मूवी देखने जाते हो तो वहां भी क्या मिलता है? सर्विस ही तो मिलता है मूवी देखने का। बस पे चढ़ते हो, ठीक है, बस में चढ़ते हो, ऑटो पे चढ़ते हो, तो भी सर्विस तो ऑटो वाला जो भाड़ा लेता है, फेयर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपना कॉस्ट के साथ कि
1 किलोमीटर जाने में मेरा क्या कॉस्टिंग लग रहा है, प्लस उसमें क्या करता है, प्रॉफिट ऐड करता है। जैसे एक ऑटो या बस में जब हम लोग चढ़ते हैं तो वो अपना क्या क्या कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, बस का डेप्रिसिएशन, बस को ऑपरेट करने का पूरा खर्चा, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोला जाता है। तो बेसिकली चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि सर्विस सेक्टर वाले अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो हमें सीखना है यहाँ पर। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब जो कंटेंट है वो तो समझ में आया होगा। अब हम एक बार थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। सर्विस कॉस्टिंग, देयर आर वेरियस undertaking which provides or renders services to their customers। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयरवेज, वो भी तो सर्विस ही देते हैं, रेलवेज वो भी सर्विस देते हैं, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट देखो, ट्रांसपोर्ट में गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, पैसेंजर जैसे जो बस वगैरह जिसमें हम लोग ट्रैवल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वो हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसमें प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक हो या फिर कॉमर्शियल हो, ठीक है। नॉर्मली घर पे तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है वो डोमेस्टिक होता है एक्चुअली। जिनका फैक्ट्री वगैरह होता है उनको जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाता है वो होता है कॉमर्शियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमें सर्विस मिल रहा है ना, तो ये भी तो सर्विस ही मिल रहा है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो है सर्विस, ये भी सर्विस सेक्टर में ही आ जाता है। होटल, अगर कहीं पर जाके होटल वगैरह में हम लोग स्टे करते हैं, कहीं घूमने उमने जाते हैं, तो होटल में भी हमें सर्विस ही मिलता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अलग अलग ऐसे अंडरटेकिंग्स है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो जिनका गुड्स का बिजनेस नहीं है, अपने कस्टमर को, जैसे एयरलाइंस, रेलवेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, etc. All these industries are, all these industries are interested in ascertaining the cost of providing a service so that they can, so that they can decide upon the amount to be charged for providing the service. Operating costing is the technique which is helpful
इन दिस रिगार्ड। अब बाकी बता देते, देखो यहाँ तक तो मैंने समझा ही दिया था। ऑल दिस इंडस्ट्रीज मतलब ये इस तरीके के जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आर इंटरेस्टेड इन असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ऑब्वियसली सभी को मतलब ऐसा मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, ताकि वो अपना प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल कर सके, ठीक है। सो दैट दे कैन डिसाइड अपॉन द अमाउंट टू बी चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस, ताकि वो ये बता सके कि उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड किया उसका चार्ज क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज द टेक्निक विच इज हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। यानी अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, ये हमें सर्विस की कॉस्टिंग करने का तरीका बताएगा, ठीक है, टेक्निक बताएगा, जिसको यूज करके हम लोग सर्विस का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सर्विस का कॉस्ट कितना है। अब सर्विस जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि सर्विस जो है दो तरीके का होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस दो तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब व्हेन या फिर विद इन लिखो, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और ये हो जाएगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस को दो वे मतलब दो तरीके से डिवाइड किया गया है, इंटरनल सर्विस और एक्सटर्नल सर्विस, ठीक है। इंटरनल मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसे हम लोग इंटरनल बोल सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाने से उसे हम लोग एक्सटर्नल बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी हॉस्पिटल के अंदर एक कैंटीन का फैसिलिटी है, ठीक है, जहां पर जो भी डॉक्टर नर्स जो भी काम करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक बार जो काम वर्कर्स है, मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो लेबर्स, एक्चुअली देखो कॉस्टिंग में सभी लेबर होता है, उसमें स्किल्ड अनस्किल्ड का कोई बात नहीं होता है। तो मान लो कि एक हॉस्पिटल में कैंटीन फैसिलिटी है जहां पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी लोग, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो या जो भी हो, उनको फैसिलिटी है कि वो वहां पर खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब उनके लिए फैसिलिटी हो गया कि हॉस्पिटल के अंदर ही जो है कैंटीन है, तो वहां पर उनके लिए वो बेनिफिट होता है। तो ये देखो इंटरनल हो गया ये, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करने का ये सोच रखा है, लाइक कैंटीन, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फर्स्ट एड जो है सुविधा रखा गया है। फर्स्ट एड सुविधा से क्या होता है, जैसे मान लो कोई चोट वोट लग गया, कोई फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनको चोट लग गया, तो अगर मतलब चोट का जो कंडीशन है वो अगर फर्स्ट एड से ठीक हो सकता है तो वो दे सकते हैं, या फिर जैसे भी कभी चोट लगता है फर्स्ट एड किया जाता है तो फर्स्ट एड का फैसिलिटी रखा गया है। तो ये सब इंटरनल सर्विस प्रोवाइड हो गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर रख सकता है। ये अगर तुम लोग को याद आता है ओवरहेड में हम लोगों ने इस तरीके का चीजों को पढ़ा था कि सर्विस प्रोवाइडिंग जो मतलब डिपार्टमेंट है, जैसे कि कैंटीन फर्स्ट एड वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी देखो सर्विस कॉस्टिंग में भी सर्विस प्रोवाइड को दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, इंटरनल एक्सटर्नल। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है लाइक कैंटीन वगैरह फर्स्ट एड वगैरह का सर्विस, ठीक है। और आउटसाइड होने से जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बताते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जैसे होता है ना स्कूल वगैरह में या फिर कॉलेजेस में भी होता है कहीं कहीं पर, ठीक है। स्टूडेंट लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया जाता है कि स्कूल आने जाने के लिए या कॉलेज आने जाने के लिए जो है स्कूल या कॉलेज से ही जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्विस जो है क्या हो रहा है, स्कूल से बच्चे को मतलब घर से बच्चे को पिक करके स्कूल में लाया जा रहा है, फिर स्कूल से पिक करके घर तक पहुंचाया जा रहा है, मतलब ये बाहर बाहर मतलब स्कूल बाउंड्री के बाहर सर्विस दिया जा रहा है, इसलिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या फिर मान लो हॉस्पिटलिटी, ये किस बात के लिए बताते हैं, जैसे कि
जैसे मान लो किसी का कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, काफी अच्छा बिजनेस है, तो कभी कभी क्या होता है, बाहर अदर स्टेट से या फिर अदर कंट्री से, फॉरेन से या अदर स्टेट से मीटिंग के लिए जो है बिजनेस कोलिग्स वगैरह आते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक जो है अरेंजमेंट कर रखा है, जैसे होटल वगैरह बुक कर रखा है वहां पर। जैसे मान लो ना क्रिकेटर लोग जब एक जगह से दूसरे जगह खेलने जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, वो कहाँ स्टे करेंगे नहीं करेंगे। वैसे बिजनेस में मान लो बिजनेस मीटिंग वगैरह है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी लोग आने वाले हैं उनके लिए अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, एक जो है होटल वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जहां पर मीटिंग वगैरह हो सकता है वो स्टे कर सकते हैं। यानी बिजनेस को रन करवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक हॉस्पिटलिटी जो है अरेंजमेंट किया। मतलब बेसिकली यहाँ पर हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या हो गया कि लोगों को, मतलब क्या बोले, मतलब गेस्ट वाला सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये जस्ट हम लोगों ने देखा एक पॉइंट की सर्विस दो तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रोवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसका दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अच्छा, ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर पूछ ले थियोरिटिकली तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो किसी भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। यूनिट के बिना किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि देखो, अगर तुम लोग मार्केट में जाके, मान लो तुम लोग को घर पे बोला गया कि जाओ आलू लेके आओ, ठीक है, पोटैटो लेके आओ, तो क्या तुम लोग जाके बोलोगे पोटैटो दे दो? तो कोई नहीं देगा, तुम लोग को बोलना पड़ेगा कि कितना लेना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मतलब किलो तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। या फिर 50 रुपए का दीजिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, जिस किस बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन करेंगे, वो प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है। जैसे कुछ चीजों को हम लोग रुपीस पर किलो पे डिफाइन करते हैं, कुछ चीजों को लीटर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, कॉस्ट यूनिट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, इट इज द बेस फॉर विच द कॉस्ट टू बी ascertained, ठीक है। इट इज द बेस फॉर विच द कॉस्ट टू बी ascertained। ये मतलब हमें बेसिस बताएगा कि किस बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन करें। मतलब रुपीस क्या होगा, रुपीस पर किलो, रुपीस पर टन, रुपीस पर लीटर, रुपीस पर पीस, क्या होगा, वो हमें बताता है कॉस्ट यूनिट, ठीक है। अब कॉस्ट यूनिट कितने तरीके का होता है वो देखो, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिख दिया यहाँ पर, कॉस्ट यूनिट का एग्जांपल, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है ट्रांसपोर्ट सर्विस का, ट्रांसपोर्ट सर्विस, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, ट्रांसपोर्ट सर्विस दो तरीके का होता है, एक पैसेंजर को दिया जाता है, ठीक है, और एक हो जाता है प्रोडक्ट, जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो भी हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस का जरूरत होता है। तो अगर पैसेंजर वाला सर्विस है तो पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर। और अगर प्रोडक्ट वाला मतलब गुड्स को ले जाने का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो हो जाएगा टन किलोमीटर। टन किलोमीटर हो सकता है, क्विंटल किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, ये गुड्स के लिए, ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए पैसेंजर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सर्विस के बाद जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो कॉस्ट होता है उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है। देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट हो जाता है तो उनके मतलब जो भी मतलब फीस चार्ज किया जाता है, बेसिकली फीस नहीं, मतलब जो खर्चा आता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पेशेंट पर डे, ठीक है, पेशेंट पर डे। एक पेशेंट अगर एक दिन रहता है, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। बेड का जो खर्चा आता है पर डे के हिसाब से आता है, कभी कभी रूम पर डे के हिसाब से भी आ सकता है, या फिर रूम भी बोला जाता है, रूम पर पेशेंट के हिसाब से भी हो सकता है, रूम पर बेड, ठीक है, रूम पर बेड। एक रूम में कितने सारे बेड है, कितने सारे बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पेशेंट पर बेड, रूम पर डे या रूम पर बेड के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का कॉस्ट यूनिट डिसाइड किया जाता है। कैंटीन, कैंटीन का कॉस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है, कैंटीन में कॉस्ट का जो यूनिट है वो ऐसे होता है, पर मील, एक मील का कितना, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं पर आइटम, अगर हम लोग एक आइटम जो है खाना चाहते हैं तो उसका कितना है, ठीक है, पर आइटम बेसिस पे होता है। जैसे
एक प्लेट ये सब्जी, ये रोटी, ये दाल या चावल जो भी है तो पर प्लेट के हिसाब से होता है, या फिर पूरा एक कॉम्बो रहता है तो पर मील के हिसाब से होता है, पूरा एक जो कॉम्बो थाली वगैरह होता है तो पर मील के हिसाब से हो सकता है, पर आइटम के हिसाब से हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे देखो सिनेमा, सिनेमा में जाके जब हम लोग टिकट जो है काटते हैं तो टिकट का कैसे होता है, पर टिकट पर शो, ठीक है। जितने टाइम के शो के लिए हम लोगों ने टिकट बुक किया, एक टिकट का उस शो के लिए जो कॉस्ट है ना, तो ये हो जाएगा पर टिकट पर शो। अच्छा, और होटल, होटल का कैसे होता है देखो, होटल का इधर लिख देते हैं। हम्म, एक ही बाकी है, होटल का हो जाएगा। कभी अगर हम लोग होटल लेते हैं तो उसमें होता है गेस्ट पर डे और रूम पर डे के अकॉर्डिंग भी सोचा जाता है, ये भी लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। पर रूम पर डे कितना आ जाएगा, या गेस्ट पर डे ऐसे ही बोलते हैं कि गेस्ट पर डे। तो ये अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कॉस्ट यूनिट को कैसे सोचा जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या कॉस्ट दिया जाएगा, हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऊपर होगा, और कुछ क्वेश्चंस हमें जो है होटल पे मिलेगा। मेनली यही दो सेक्टर पे हमारा क्वेश्चन होगा, मतलब कैसे पैसेंजर को लेके जाने का कॉस्ट कितना आता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 टन माल लेके जाने का कितना खर्चा आएगा, और एक जन अगर एक दिन होटल में रहता है तो क्या कॉस्ट आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमें मेनली दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट यूनिट को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉम्पोजिट और सिंपल। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिंपल कॉस्ट यूनिट, सिंपल और कॉम्पोजिट। अच्छा, सिंपल और कॉम्पोजिट में फर्क क्या है देखो, सिंपल का मतलब हो जाएगा जहां पर एक ही कॉस्ट यूनिट रहेगा, वन कॉस्ट यूनिट, ठीक है। और कॉम्पोजिट मतलब कंबाइन, मोर देन वन, तो यहाँ पर हो जाएगा मोर देन वन कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो हम लोग जो कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें अगर एक से ज्यादा यूनिट का यूज हो रहा है कॉम्पोजिट, अगर एक ही यूनिट का हो रहा है सिंपल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं 1 किलोमीटर जाने पे कितना खर्चा होता है, तो हम लोग बोलेंगे पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर। और कैंटीन, देखो कैंटीन का हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पर मील, 1 मील का कितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। और वही पर कॉम्पोजिट में जैसे ट्रांसपोर्ट का हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका दो पार्ट करते हैं, ठीक है, एक करते हैं पैसेंजर और एक गुड्स। अच्छा, अब तुम लोग अगर सोचोगे कि इसमें मैंने क्यों नहीं किया, वो भी बताते हैं, देखो पहले ये लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पर लिखेंगे पैसेंजर पर किलोमीटर, पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पर लिखना है पैसेंजर पर किलोमीटर, पैसेंजर पर किलोमीटर। और गुड्स के केस में लिखेंगे टन पर किलोमीटर। और कैंटीन के केस में यहाँ पर लिखेंगे पर मील पर पर्सन, यहाँ पर लिख देते हैं कैंटीन। अब हम समझाते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सिंपल मतलब एक ही यूनिट यूज होगा। जैसे देखो ये क्या है, पर किलोमीटर, ये पर किलोमीटर पर मील, ठीक है, मतलब एक ही यूनिट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, किलोमीटर। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, मील यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यूनिट देखो, जैसे हम कैंटीन का पहले कंपेयर करते हैं फिर बताएंगे इसमें दो क्यों लिखा है। यहाँ पर मील है, यहाँ पर मील के साथ पर पर्सन भी हो गया, यानी दो यूनिट हो गया, पर मील पर पर्सन। अगर एक से ज्यादा यूनिट यूज हो रहा है तो कॉम्पोजिट, ये समझ में आ रहा है। जैसे ये पर किलोमीटर था, ये पैसेंजर पर किलोमीटर, ये टन किलोमीटर, ठीक है, टन पर किलोमीटर, तो इसमें भी मोर देन वन यूनिट हो गया, ये भी कॉम्पोजिट हो गया। तो पहले कॉम्पोजिट और सिंपल में हम लोगों को डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो कॉस्ट पर किलोमीटर ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का, इसका मतलब है कि अगर हम लोग 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमारा कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट हम ये समझने के लिए लिख देते हैं, कॉस्ट फॉर कवरिंग
डिस्टेंस किलोमीटर, ठीक है। अगर हम लोग 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट कितना आएगा। तो फिर ये दोनों में फर्क क्या है, इसका मतलब और इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है कॉस्ट फॉर कवरिंग 1 पैसेंजर और 1 टन गुड्स over a distance of 1 किलोमीटर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया, देखो हम फिर से रीड कर देते हैं, कि दिख रहा होगा। कॉस्ट फॉर कवरिंग 1 पैसेंजर और 1 टन, मतलब ये अगर हुआ तो 1 पैसेंजर, ये अगर हुआ तो 1 टन गुड्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 1 किलोमीटर जाने पे कितना खर्चा आएगा, ठीक है। मतलब मान लो ऑटो वाला ऐसे सोच रहा है कि अगर हम 1 किलोमीटर ऑटो चला के जाते मेरा कितना खर्चा आएगा। अब यहाँ पर क्या सोच रहा है, अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं एक पैसेंजर के साथ तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा। तो कॉस्ट फॉर कवरिंग 1 पैसेंजर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। या फिर ऐसे सोच सकता है कि अगर किसी का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है कि 1 टन माल 1 किलोमीटर ले जाने पे कितना खर्चा आएगा, ठीक है। सिर्फ 1 किलोमीटर जाने का खर्चा नहीं, 1 किलोमीटर अगर 1 टन माल लेके हम लोग जा रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ये जो होता है ये कॉम्पोजिट हो गया, जहां पर हम लोग दो चीजों को सोच रहे हैं एक साथ, ठीक है। 2 यूनिट के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो कैंटीन, 1 मील का खर्चा, यहाँ पर एक पर्सन के 1 मील का खर्चा, 1 पर्सन के 1 मील का खर्चा, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट और सिंपल, तो हम लोग को यहाँ पर कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम लोग को हमेशा कॉम्पोजिट ही कैलकुलेट करने दिया जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करके देना है ना कि बस वाले का एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो जो है फेयर डिसाइड होता है कि कहां से कहां का फेयर कितना है, ठीक है। तो हम लोग को कॉम्पोजिट यूनिट ही पूछा जाएगा। अच्छा, अब कॉम्पोजिट यूनिट के कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड्स फॉलो होता है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, एक है वेटेड एवरेज बेसिस, वेटेड एवरेज बेसिस, और एक है सिंपल एवरेज बेसिस। अच्छा, अब वेटेड एवरेज में हमें क्या मिलेगा और सिंपल एवरेज में हमें क्या आंसर मिलता है। वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करने से हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मिलता है, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और इसमें कैलकुलेट करने पे हमें कॉमर्शियल टन किलोमीटर मिलता है, कॉमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि मतलब प्रोसेस में डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। जब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या प्रोसेस फॉलो होगा, उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग जो है सिंपल एवरेज बेसिस यूज करेंगे तो हमें कॉमर्शियल टन किलोमीटर मिलेगा। अच्छा, क्या हम लोग अपने मन से कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें नॉर्मली बता देगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग दोनों मेथड से आंसर करके आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, अगर कुछ एमसीक्यू या छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो वहां से तो ऑप्शन से देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में हमेशा बता देगा कि हमें कौन से मेथड को यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉर्मली एक ओवरव्यू तो हमें मिल ही गया कि हम लोग चैप्टर जो है क्या पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम बता देते हैं फिर से। देखो हम लोग चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, जो भी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है वो अपने सर्विस के कॉस्टिंग कैसे करेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही था सर्विस कॉस्टिंग। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा जो है बाइफर्केशन देखा कि सर्विस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस जो है इंटरनली भी प्रोवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसके साथ वो कॉस्ट कैलकुलेट
कैलकुलेट करने का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कॉस्ट देखो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बस में चढ़ने का भाड़ा, ठीक है, एक ऑटो में चढ़ने का भाड़ा, ये सब तुम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जस्ट एक पॉइंट है, तो मैंने बता दिया कि एक्सटर्नल इंटरनल दो तरीके का सर्विस काउंट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉस्ट यूनिट, ठीक है। कॉस्ट यूनिट तो काफी जरूरी है, बिना कॉस्ट यूनिट के हम लोग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग किस तरीके की चीजों का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हॉस्पिटल है, या कैंटीन है, या सिनेमा है, या होटल है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट यूनिट डिसाइड होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट यूनिट दो तरीके का हो सकता है, सिंपल और कॉम्पोजिट। सिंपल में एक यूनिट रहेगा, कॉम्पोजिट में मोर देन वन यूनिट रहेगा, सिंपल सा बात है। फिर कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज से एब्सोल्यूट टर्म मिलेगा, और सिंपल एवरेज से हम लोग को मिलेगा, सिंपल एवरेज से हम लोग को मिलेगा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अच्छा, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ए लॉरी स्टार्ट विथ ए लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। एक लॉरी जो है स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ, और उसने 20 मेट्रिक टन जो है माल लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी। स्टेशन बी पहुंचते ही 8 मेट्रिक टन अनलोड कर दिया, यानी खाली कर दिया, एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी। बाकी जो भी बचा गुड्स वो लेके वो स्टेशन सी चला गया। ऑन रिटर्न ट्रिप, जब लौट के आ रहा था, लौट के कहा आना है, ए, ठीक है, वहीं से स्टार्ट किया था। इट रीच स्टेशन ए विथ ए लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन लोडेड एट स्टेशन सी। स्टेशन सी में 16 मेट्रिक टन लोड करके वो ए में वापस आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए आर 80, 120 एंड 160 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट द एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर एंड कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर। मैंने बोला ना, क्वेश्चन हमें बता देगा कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। अभी तो मैंने एक बार जस्ट ऐसे ही पढ़ लिया, अब देखो फिर से पढ़ लेंगे। मेनली तीन स्टेशन है, ए, बी और सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। ए, बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए लॉरी स्टार्ट्स विथ ए लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से एक लॉरी स्टार्ट किया और वो स्टेशन बी तक चला गया, ठीक है। इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी। इसका मतलब ये स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंच गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लो लॉरी है, ठीक है, ये लॉरी हो गया, और यहाँ पर 20 मेट्रिक टन जो है, इसमें 20 मेट्रिक टन जो है लोडिंग है, ठीक है। अब इसने अनलोड कर दिया बी में, बी स्टेशन में पहुंचते ही इसने -8 मेट्रिक टन यहाँ पर अनलोड कर दिया, ठीक है। -8 लिख दिया मैंने क्योंकि 8 मेट्रिक टन अनलोड कर दिया, एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी, और बाकी को अनलोड किया गया है स्टेशन सी पे, ठीक है। तो स्टेशन सी में पहुंच के बाकी बाकी कितना बचेगा, 20 मेट्रिक टन से अगर 8 मेट्रिक टन खाली हो जाता है तो बाकी बचेगा कितना, 12 मेट्रिक टन, ठीक है। इसका मतलब वो बी से जब चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, बी से जब चलना स्टार्ट किया होगा तो उसके पास कितना स्टॉक, मतलब कितना जो है माल था, तो ये देखो 12 मेट्रिक टन था, ठीक है। और ये 12 मेट्रिक टन ये यहाँ पर आके खाली कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला, इसलिए मैंने लिखा, देखो यहाँ पर। एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी ऑन रिटर्निंग ट्रिप। रिटर्न मतलब अब वो वापस जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां से आया, ठीक है, सी में वापस जाएगा। On returning trip, it reaches station A with a load of 16 metric ton loaded at station C, ठीक है। स्टेशन सी में 16 मेट्रिक टन लोड करके वो ए स्टेशन में रिटर्न चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर लोड कितना है, 16 मेट्रिक टन, ठीक है। 16 मेट्रिक टन लोड करके सी स्टेशन से ए स्टेशन तक चला गया। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। तो पहले है 80, ए टू बी का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, ए से बी का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है बी टू सी है 120 किलोमीटर,
B2C है 120 किलोमीटर, और C2 यहाँ पर A ये है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। अब हम लोग को क्या करने के लिए बोला है? बोला है कंप्यूट एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर और कॉमर्शियल। ये देखो एब्सोल्यूट मेट्रिक टन, अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ टन लिखा है, यहाँ पर मेट्रिक टन दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रिक टन अपना एक यूनिट है, ठीक है, मेट्रिक टन, और यहाँ पर कॉमर्शियल मेट्रिक टन। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम लोग कर लेते हैं ये वाला वेटेड एवरेज या फिर एब्सोल्यूट मेट्रिक टन, यहाँ पर लिखते हैं वेटेड एवरेज और एब्सोल्यूट बेसिस। एब्सोल्यूट बेसिस में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे होगा, देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोग को वेटेड एवरेज में क्या करना पड़ेगा, हमें जितना भी टन किलोमीटर है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल टन किलोमीटर को, ठीक है, मतलब ये मेट्रिक टन जो लोड है इसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, मतलब यहाँ पर होना चाहिए, रूल्स ऐसे होगा, डिस्टेंस इनटू लोड, ठीक है, डिस्टेंस इनटू लोड, ये समझने के लिए मैंने लिख दिया, इस तरीके से होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस इनटू लोड, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, देखो ये वाला है 20 मेट्रिक टन इंटू 80 किलोमीटर, तो ऐसे लिखेंगे 20 मेट्रिक टन इंटू 80 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी से सी का डिस्टेंस 120, और कितना स्टॉक लेके चला है 12 मीट्रिक टन, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा 120, नहीं पहले 12 लिख लेते हैं, 12 मीट्रिक टन इंटू 120 किलोमीटर प्लस यहाँ पर 16 मेट्रिक टन इंटू 160 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस इंटू किलोमीटर करना है, उससे जो आंसर आएगा उसे ही बोला जाता है वेटेड एवरेज और एब्सोल्यूट बेसिस, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1600, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से 12 इंटू 12 1440 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 इंटू 16, 16 इंटू 16, ये हम लोग का हो जाएगा 256 जीरो, ठीक है। अच्छा ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाता है मीट्रिक टन किलोमीटर, क्योंकि देखो जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर मीट्रिक टन किलोमीटर, ये भी मीट्रिक टन किलोमीटर, ये भी मीट्रिक टन किलोमीटर, सिंपल दो यूनिट मिलके कॉम्पोजिट यूनिट बन गया। अब इसका टोटल करना है, टोटल करने से कितना आ जाएगा, 5600 होगा, ठीक है, 5600, मैंने एक जीरो कम लिख के ऐड किया है, मेट्रिक टन किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो आंसर आया है इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट बेसिस। अब हम कॉमर्शियल करवाएंगे तो पता चलेगा इसे क्यों एब्सोल्यूट बेसिस बोला जाता है, अभी इतना ही समझो कि डिस्टेंस इनटू लोड करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सिंपल एवरेज मेथड से करेंगे तो हम लोग का आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, देखो उसका मेथड देखो, सिंपल एवरेज और कॉमर्शियल बेसिस। यहां पर मेथड क्या होगा, हम यहां पर लिख देते हैं एवरेज मेट्रिक टन इंटू डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज लोड, ठीक है, जो लोडिंग होगा उसका हमें एवरेज कर लेना, जैसे कि देखो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले जो भी लोड है उसका एवरेज करेंगे, तो लोडिंग कितना कितना है 20, फिर यहाँ पर 12 और 16, 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। एवरेज करने का रूल्स क्या होता है, नॉर्मल मैथ्स में जैसे एवरेज होता है, ठीक है, जितना सारा, जैसे मान लो बोला पूरा वीक 1 वीक का जो है टेम्परेचर का एवरेज करो, तो क्या करोगे 7 डेज का टेम्परेचर जो भी डेटा हमारे पास रहेगा उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 कर देना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज करेंगे तो हम लोग के पास जो है 3 लोड है, ठीक है, 3 लोड दिया हुआ है, A to B, B to C और C to A। तो वो सारी चीजों को टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 इनटू डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू टोटल ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे टोटल
डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हम लोग का देखो कितना आ रहा है, 80, 120, 160, 80, 120, 160 बाहर लिख देते हैं किलोमीटर, और इसके बाहर लिखना है मीट्रिक टन, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 20, 12 और 60, 16 मीट्रिक टन इंटू 80 प्लस 120 प्लस 160, 360, 360 किलोमीटर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 16, तो ये हो गया 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर, ठीक है, मेट्रिक टन किलोमीटर। अब देखो दोनों में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ भी हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया है, लोड इनटू डिस्टेंस। यहाँ भी लोड, ये लोड है 16 मेट्रिक टन लोड है, और ये डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एब्सोल्यूट क्यों नाम दिया गया है, एब्सोल्यूटली मतलब एग्जैक्टली जितने किलोमीटर जितने टन लेके ट्रक चला उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एवरेज कर दिया गया जितने भी लोड थे सबका, ठीक है। फिर उसके साथ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया गया। मतलब अगर हम लोग इसको देखें, जैसे देखो मैंने तो ये पूरा ऐड करके लिख दिया, अगर इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है 16 मेट्रिक टन, और अगर ब्रैकेट में हम ये डिस्टेंस को लिख के रखते हैं जैसे 80, 120 और 160 करके, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे, इसको अगर हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली समझे तो 16 मेट्रिक टन इंटू 80, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर इलाबोरेट वे से करें, जो कि टाइम टेकिंग है, हम एक बात समझाना चाहते हैं कि क्यों इसे एब्सोल्यूट बोला जाता है, क्यों इसे कॉमर्शियल। अब ये देखो 16 मेट्रिक टन इंटू 120 जो है किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 16 मेट्रिक टन इंटू 160 किलोमीटर, मतलब बेसिकली इसका प्रेजेंटेशन इसी के तरह हो गया, लोड इंटू डिस्टेंस। ये देखो लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैंने एक ही तरह से प्रेजेंटेशन कर दिया ताकि समझ में आ जाए। यहाँ भी लोड 20, यहाँ सॉरी यहाँ पर भी डिस्टेंस 80, यहाँ भी 80, यहाँ 120, यहाँ भी 120, यहाँ 160, यहाँ भी 160, ठीक है। अच्छा, तो फिर डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ 20 यूज हुआ है, यहाँ 12, यहाँ 16, और यहाँ तीनों जगह पे ही हमारा 16 यूज हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कर दिया है एवरेज, ठीक है। एवरेज करने से तो एक ही वैल्यू से पूरा डेटा रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लो तुम लोग के कॉलेज का रिजल्ट अगर कोई पूछे, मान लो जिसको जितना भी परसेंट मिला है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, मान लो 60% मिला है, तो क्या सारे सब्जेक्ट में 60 मिला है, ऐसा नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट में 60 नहीं मिला है, वो तो सारे सब्जेक्ट को टोटल करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो करने से, जैसे देखो हम सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट में 45 मिला है किसी को, और एक सब्जेक्ट में मिला है मान लेते हैं 50, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट का एवरेज करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95 डिवाइड, एक काम करते हैं इसे हम 1 कर देते हैं, तो ये 96 हो जाएगा। 48%, 48% मतलब आउट ऑफ 140, क्या आउट ऑफ 148 मिला है, नहीं, एक में 45, एक में 51। तो एवरेज हमें क्या करता है, एवरेज हमें एक ऐसा सिंगल वैल्यू देता है जिससे हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए अलग अलग वैल्यूज के जगह एक ही वैल्यू से, उसी को एवरेज बोला जाता है, ठीक है। जैसे 7 डेज का टेम्परेचर अलग अलग होगा, उसको ऐड करके जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे पूरे वीक में एवरेज ये टेम्परेचर चल रहा था। एवरेज का मतलब क्या, एग्जैक्ट वो नहीं, उस तरीके का कुछ वैल्यू, या तो उससे कम या तो उससे ज्यादा। तो हम यही बताना चाह रहे हैं, ये एब्सोल्यूट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है और एब्सोल्यूट लोड जो है उसका यूज होता है, जबकि यहाँ एवरेज होने से एवरेज लोड यूज हो जाता है, इसलिए इसे कॉमर्शियल बेसिस बोला जाता है। बस तुम लोग को प्रोसेस याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है, कि कॉमर्शियल अगर दे तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर हमें एब्सोल्यूट दे दे तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में हमें मल्टीप्लाई ही करना है बेसिकली डिस्टेंस और लोड को। यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस विद एग्जैक्ट लोड, यहाँ पर एवरेज लोड विद एग्जैक्ट डिस्टेंस, यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का हमारा यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर,
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर और कॉस्ट पर टन किलोमीटर। हम बताते हैं क्या लिखा है मैंने। ये कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव टन किलोमीटर। देखो यहाँ पर अगर हमें ये पता करना है कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या है, जैसे कि मान लो एक बस सोच रहा है कि अगर हम एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाते हैं तो मेरा कितना कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब बस को चलाने का टोटल कॉस्ट, मान लो बस को चलाने का टोटल कॉस्ट आ रहा है 1000 रुपीज, ठीक है। पर डे का सोच लेते हैं या फिर 1 मंथ का सोच लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी हो। तो मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया टोटल कॉस्ट। और हम लोग कितना किलोमीटर विथ पैसेंजर चलते हैं, बस को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कितना किलोमीटर जा रहा है, सिर्फ वो नहीं, कितना किलोमीटर पैसेंजर लेके जा रहा है। अब मान लो पैसेंजर लेके जाया जा रहा है 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 पैसेंजर किलोमीटर जाया जाता है, ठीक है। ये मान लो मंथली का कैलकुलेशन है। एक मंथ में बस का कॉस्टिंग आता है 1000 रुपीज और इसमें बस जो है 100 पैसेंजर किलोमीटर चलता है। तो इसका मतलब डिवाइड करने से हमारे पास कितना आ गया, ₹10 पर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर विथ 1 पैसेंजर कॉस्ट विल बी ₹10, ठीक है। अगर एक बस एक पैसेंजर लेके 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसका कॉस्ट आ जाता है ₹10। यानी टोटल कॉस्ट हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेटा दिया हुआ रहेगा और इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम तरीके से अगर हमें किसी गुड्स का कैलकुलेशन करना हो, मतलब टन, यानी कि गुड्स अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहा है, मतलब पैसेंजर की जगह गुड्स कैरी किया जा रहा है, तो उसमें भी वैसे ही टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितने टन किलोमीटर जो है गुड्स जा रहा है, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर जाने पे कितना टन जो है गुड्स जा रहा है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल जो है कॉस्ट पर टन किलोमीटर पता चलेगा। जैसे सेम एग्जांपल में देखो कि सपोज 1000 रुपीज का खर्चा हो रहा है टोटल कॉस्ट, और कितना टन किलोमीटर जो है हो रहा है, देखो यहाँ पर वही 100 ही ले लेते हैं। 100 टन किलोमीटर जो है जाया जा रहा है, मतलब 1 किलोमीटर जाने पे जो है कितना टन गुड्स लेके जाया जा रहा है। तो इससे डिवाइड करने से हम लोग का कितना हो जाएगा, ₹10, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि 1 किलोमीटर 1 टन गुड्स लेके जाने का, कैरी करके लेके जाने का कॉस्ट आता है ₹10। तो हम लोग ये और ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड हमें डेटा दिया हुआ रहेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हम बताना चाह रहे हैं। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और डिवाइडेड बाय हमें करना पड़ेगा, अगर पैसेंजर है तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, और अगर हम लोग का स्टॉक यानी गुड्स है तो इफेक्टिव टन किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें और एक चीज सीखना पड़ता है। एक लैंग्वेज बहुत यूज होता है, राउंड ट्रिप और ट्रिप, ठीक है, वो समझ लेते हैं। देखो अगर कोई भी व्हीकल ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस कवर हुआ उसे हम लोग बोलेंगे 1 ट्रिप, ठीक है। जब कोई भी व्हीकल ए से बी, एक बस ए से बी गया है, एक ट्रक ए से बी गया, तो ए से जो बी जा रहा है तो एक ट्रिप कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर जब बी से ए रिटर्न आएगा, ठीक है, फिर जब बी से ए रिटर्न आएगा तो फिर से एक ट्रिप कवर हुआ, ठीक है। और ये जो 2 ट्रिप है, ये दोनों को मिला के, ये जो एक ट्रिप और एक ट्रिप, इसको मिला के क्या बोला जाएगा, इसको ओवरऑल बोला जाएगा, इसको ओवरऑल बोला जाएगा 2 ट्रिप्स, ठीक है। एक बार जाना फिर आना, ठीक है, जाने का एक ट्रिप, आने का एक ट्रिप, ठीक है, दोनों मिला के 2 ट्रिप्स। और इसको बोला जाता है, इस 2 ट्रिप्स को बोला जाता है 1 राउंड ट्रिप, ठीक है। 1 राउंड ट्रिप, जब राउंड ट्रिप का बात हो रहा है इसका मतलब जाना और आना। जैसे मान लो तुम लोग अगर यहाँ पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, तो घर से निकले, यहाँ पर आ गए, एक ट्रिप हो गया।
फिर यहाँ से घर वापस जाओगे, एक ट्रिप हो गया, मतलब तुम लोगों ने एक राउंड ट्रिप दिया। क्यों राउंड ट्रिप? घर से स्टार्ट किया था, पढ़ने आए, फिर घर तक चले गए, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म होने से ही तो उसे गोल यानी राउंड बोला जाता है ना। सर्कल क्या होता है? जहां शुरू हुआ वहीं पर जाके खत्म हो जाएगा, तब ना हुआ सर्कल। तो वही चीज, तो सर्कल राउंड यानी सर्कल। तो एक राउंड ट्रिप का मतलब क्या होगा? जाना और आना, ठीक है। मतलब डिस्टेंस, फुल डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो उसको हम लोग राउंड ट्रिप बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ट्रिप बोल रहा है तो इसका मतलब या तो जाने का या तो फिर बैक करके आने का, ठीक है। कोई भी एक बोलेगा, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में हमें कैसे बोल रहा है। लेकिन ये लैंग्वेज हमें समझना पड़ेगा कि राउंड ट्रिप और ट्रिप एक बात नहीं है। टू ट्रिप्स का मतलब जाना आना, एक ट्रिप का मतलब या तो ये बता रहा है, और एक राउंड ट्रिप का मतलब जाना और आना पूरे कवर करने से उसे हम लोग राउंड ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या बोला है, ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस, ठीक है। एक से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 बस चलाती है बिटवीन 2 टाउन्स, 2 टाउन के बीच में, ठीक है। 2 टाउन है, मान लो टाउन ए और टाउन बी, ये दोनों के बीच में इनका 5 बस चलता है, विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट। मतलब ए और बी ये जो टाउन है इसमें डिस्टेंस है कितना? 40 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस, मतलब इनका जो बस है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 40 पैसेंजर्स। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। अप्रैल मंथ का इनका बुक्स का डिटेल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर 24,000, सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000, डीजल एंड अदर ऑयल जो है 40,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000, टैक्स इंश्योरेंस 16,000, डेप्रिसिएशन 26,000, इंटरेस्ट 20,000, टोटल 1,44,000 का इनका अप्रैल मंथ का खर्चा आया है, ठीक है। एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब जितने लोग बैठ सकते हैं उसमें सिर्फ 75% लोग ही बैठते हैं, 100% बस फिलअप नहीं होता है। ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डे फॉर द मंथ, ठीक है। पूरे मंथ में डेली चलता है, यानी पूरा 30 डेज का 30 डेज ही बस चलता है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। देखो हर एक बस पूरे एक दिन में एक राउंड ट्रिप देता है, मतलब मतलब 2 जो टाउन है, एक टाउन से स्टार्ट करके दूसरे टाउन में पहुंचता है, फिर उस टाउन से वापस जो है जहां से स्टार्ट किया था वहां आके पहुंचता है। राउंड ट्रिप पर डे, मतलब एक दिन में एक बस सिर्फ जाता है फिर लौट के आता है, दूसरा बार और नहीं जाता है एक दिन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जाएगा। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हम लोग को बोला है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये सारे कॉस्ट को ऐड करके, जो कि ऑलरेडी करके दे दिया है 1,44,000, बट इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि इसका एक प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसका एक अपना स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है, उस स्टेटमेंट फॉर्मेट में ना हम लोग इसको यूज करेंगे, डायरेक्टली इस वैल्यू को इस तरीके से हम लोग यूज नहीं करेंगे। और हमें और क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो उसका हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 2 का बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे किलोमीटर कवर, किलोमीटर कवर इन ए मंथ बाय 5 बसेस, ठीक है। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, मतलब पैसेंजर किलोमीटर दोनों, तो किलोमीटर इंटू पैसेंजर करके पैसेंजर किलोमीटर हो रहा है। तो पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि 5 बसेस पूरे मंथ में, क्योंकि अप्रैल मंथ का डेटा है, 5 बसेस पूरे मंथ में कितना किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो यहां पर एक बस जो है, एक बस जो है 40 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर आता है। क्यों? क्योंकि बोला है 2 टाउन, ठीक है। ये देखो टाउन 1 और यहाँ पर लिख दिया मैंने टाउन 2, और ये दोनों का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हम लोग का
40 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। और बस क्या करता है, बस 40 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर रिटर्न आता है हर एक बस। ये देखो, ईच बस मेड वन राउंड ट्रिप, वन राउंड ट्रिप मतलब 40 किलोमीटर जाना है एंड 40 किलोमीटर रिटर्न बैक आना है एक बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्टेंस कवर कैसे लिखेंगे, तो एक बस 40 किलोमीटर जाएगा और 40 किलोमीटर आएगा, यानी टोटल 80 किलोमीटर एक दिन में कवर करेगा, ठीक है, टोटल 80 किलोमीटर एक दिन में कवर करेगा। तो कितने सारे बस है, 5 बस है, ठीक है। अगर 80 किलोमीटर जो है, 80 किलोमीटर हम यहाँ पर लिखते हैं 80 किलोमीटर पर डे, ठीक है, पर डे। और यहाँ पर कितने दिन जो है बस चल रहा है, 30 डेज चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा पता है, ये देखो 80 इंटू 30, तो ये जो वैल्यू आया ये मिलेगा कि 30 डेज में 2400 किलोमीटर चलता है एक बस, ठीक है। ये एक बस का कैलकुलेशन हुआ, सोच के देखो, 40 किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर आ रहा है, एक बस एक दिन। फिर नेक्स्ट डे फिर से 40 किलोमीटर जाएगा, 40 किलोमीटर आएगा, फिर नेक्स्ट दिन 40 किलोमीटर जाएगा, 40 किलोमीटर आएगा। ऐसे करके हम लोग एक बस का 30 डेज का जो है डिस्टेंस कवर कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2400 किलोमीटर। लेकिन हमें कितने बस का करना है, 5 बस का। तो हम लोग इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 बस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पता है, हमें मिल जाएगा कि 5 बस पूरे 30 डेज में कितना किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12,000 किलोमीटर। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस रखा है, क्यों रखा है वो बताते, कैसे कैलकुलेट होगा। देखो एक्चुअली इसका फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला हमें कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बसेस इनटू डिस्टेंस कवर, इनटू डिस्टेंस कवर पर डे पर बस इनटू नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। अच्छा, क्या ये तुम लोग को मतलब याद करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुम लोग ये चीज को समझ के हमेशा लिखोगे और उसके रिवर्स में इसको देख के ये वाला लिखोगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा फॉर्मूला तुम लोग पूरा याद कर लो, लर्न कर लो, रट लो और उसको देख देख के लिखो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली पढ़ना चाहिए। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करें, हम लोग ये फाइंड आउट करें कि 5 बस पूरे मंथ में कितना किलोमीटर जा सकता है, ठीक है। तो पर बस पर डे 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो पर बस पर डे 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 30 डेज में कितना ट्रैवल करेगा, ये हो गया एक बस का, इंटू 5 कर देंगे, 5 बस का, यानी 5 बस जो है वो पूरे मंथ में 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। तो किलोमीटर तो निकल गया, अब हम लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, ये देखो ऐसे कैलकुलेट, पैसेंजर किलोमीटर इन ए मंथ बाय 5 बसेस। तो कैसे होगा, ये देखो, पैसेंजर ऐसे लिखेंगे, पैसेंजर इनटू किलोमीटर, कॉम्पोजिट यानी इनटू होता है, ठीक है। तो पैसेंजर किलोमीटर तो हम लोग निकाल चुके हैं, 12,000 किलोमीटर। 5 बसेस एक मंथ में कितना किलोमीटर जाते हैं वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पूरे 1 मंथ में कितने पैसेंजर को कैरी करके चल सकता है। तो ये देखो, यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी कितना है, सीटिंग कैपेसिटी है हम लोग का 40, जिसका 75% यूज होता है। ये देखो यहाँ पर दिया 40 पैसेंजर जो है एक सीट में बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते हैं सिर्फ 75% लोग। तो पैसेंजर कितने इफेक्टिव पैसेंजर है, 40 इंटू 75%, ठीक है। 40 इंटू 75% करने से हमें क्या मिलेगा, देखो 40 इंटू 75% करने से हमें मिल गया कि 30 पैसेंजर को कैरी किया जाता है। अब 30 पैसेंजर को कैरी किया जाता है कितना किलोमीटर, 30 पैसेंजर का जो निकाला मैंने, एक बस का एक दिन का निकाला, ठीक है। अगर एक बस एक दिन में, ठीक है, एक बस एक दिन में जो राउंड ट्रिप करता है
तो उसमें कितने पैसेंजर को कैरी करवाता है, 30 पैसेंजर को। तो एक बस एक दिन में कितना किलोमीटर जाता है, 80 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर जाने पे 30 पैसेंजर कैरी होता है, तो 12,000 जाने पे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये हम लोगों ने क्या किया, अगर हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर करना पड़ेगा। पैसेंजर मतलब कितने पैसेंजर कैरी हो रहा है, 40 पैसेंजर ओवरऑल कैपेसिटी है, बट कैपेसिटी यूटिलाइज्ड जो है वो है 75%। तो पैसेंजर का कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा सीटिंग कैपेसिटी, ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना है तो, सीटिंग कैपेसिटी इंटू कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, इंटू कैपेसिटी यूटिलाइज्ड इंटू किलोमीटर, ठीक है, इंटू किलोमीटर ऐसे करके। तो यहाँ पर 30 इंटू 12,000 यानी 3,60,000, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर, ये आ जाए पैसेंजर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने पे 30 पैसेंजर कैरी होता है, तो टोटल 12,000 किलोमीटर हम लोग निकाल चुके हैं कि एक महीने में जो है 1 मंथ में 5 बसेस कितना किलोमीटर जाएगा, 1 मंथ में 5 बसेस 12,000 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाने पे अगर 30 पैसेंजर कैरी होता है तो 12,000 किलोमीटर जाने पे 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये तो हम लोग निकाल चुके इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। अब टोटल कॉस्ट जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, बट इसका प्रेजेंटेशन हमें देखना पड़ेगा। तो क्या प्रेजेंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन में हमें ये पूरे कॉस्ट को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस, एक होता है मेंटेनेंस चार्जेस, और एक होता है रनिंग या वेरिएबल चार्जेस। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग लिखेंगे। किसी किसी जगह पे जो है सिर्फ 2 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, वेरिएबल और फिक्स्ड, या फिर 3 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। हम 3 पार्ट में ही डिवाइड करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऐसे होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर मंथ। मैंने पर मंथ क्यों लिखा है, क्योंकि पूरे अप्रैल मंथ का डेटा है। अगर ईयरली वाइज होगा तो ईयरली भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में डेटा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो भी फिक्स चार्ज रहेगा, यहाँ पर फिक्स्ड को स्टैंडिंग बोला जाता है, तो हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस को पहले लिख सकते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग चार्जेस कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे व्हीकल चले या ना चले जो खर्चा हमें करना पड़ेगा उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स चार्जेस। जैसे कि देखो, सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर एंड कंडक्टर, ये पहले वाले क्वेश्चन का हम बता देते हैं, नेक्स्ट वाले से तुम लोगों से पूछ लेंगे। देखो ये फिक्स्ड होगा, क्यों फिक्स्ड होगा, क्योंकि बस चले या ना चले हमें ड्राइवर का सैलरी, क्लीनर का सैलरी और कंडक्टर का सैलरी देना पड़ेगा। अब ये कैसा बात है कि अगर ड्राइवर आया नहीं तो बस कैसे चलेगा, देखो एक्चुअली ये सब कॉमर्शियल व्हीकल का बात हो रहा है, ये कोई पर्सनल व्हीकल तो है नहीं, ठीक है। मेरा ड्राइवर नहीं आया तो आज हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, या फिर मेरा गाड़ी आज नहीं चलेगा, ये सब कॉमर्शियल है। मतलब जो भी रूट का बस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये ड्राइवर नहीं आया तो कोई और आएगा, ये क्लीनर एब्सेंट है तो कोई और आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो कॉमर्शियल व्हीकल होता है वो बंद नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि बंद क्यों करेगा, वो उनका बिजनेस है, तो बस तो उनको डेली चलाना ही है, ठीक है। तो ये जो सैलरी है क्लीनर का, कंडक्टर का, ड्राइवर का, ये सब हम लोग का फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिक्स्ड का आइडेंटिफिकेशन ये है कि बस चले या ना चले जो खर्चा हमें पे करना पड़ता है उसे हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर सैलरी की जगह वेजेस भी लिखा हुआ रहता ना, तो तुम लोग ऐसा मत समझ लो कि वेजेस मतलब वेरिएबल, क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, वेजेस डेली बेसिस पे दिया जाता है, सैलरी फिक्स्ड बेसिस पे, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन इस केस में, इस चैप्टर में अगर हम लोग को वेजेस भी होता तो भी वो फिक्स्ड में ही आता। मतलब हम ये कहना चाह रहे, अगर यहाँ वेजेस होता तो भी ये फिक्स्ड में आता, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि तुम लोग याद रखो कि क्या क्या किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमें फिक्स्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है,
बस चले या ना चले, मतलब व्हीकल चले या ना चले, जो खर्चा हमें पे करना है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सैलरी टू सुपरवाइजर, ये भी फिक्स्ड है, ऐसा थोड़ी ना कि बस नहीं चल रहा है तो सुपरवाइजर को सैलरी नहीं जाएगा, जाएगा। डीजल एंड अदर ऑयल, ये हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा, मतलब वेरिएबल यानी रनिंग, ठीक है, यहाँ पर रनिंग बोलते हैं या वेरिएबल जो भी बोलो, क्यों, क्योंकि देखो डीजल ऑयल का एक्सपेंस तो तभी होगा अगर बस रन करेगा तो ही डीजल ऑयल कंज्यूम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिपेयर मेंटेनेंस को हम लोग एक अलग ही हेड में देंगे, रिपेयर मेंटेनेंस बोल के। इसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि रिपेयर मेंटेनेंस फिक्स्ड में दे या वेरिएबल में दे। देखो क्लियरली जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ फिक्स्ड रिपेयर्स मेंटेनेंस होता है व्हीकल्स का तो वो फिक्स्ड पार्ट में जाएगा, कुछ वेरिएबल होता है, मतलब डिपेंड करता है कि किसी महीने कम रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, किसी महीने ज्यादा हो गया। तो कुछ पार्ट ना रिपेयर्स मेंटेनेंस का व्हीकल के केस में फिक्स्ड होता है, जैसे सर्विसिंग वगैरह करवाना पड़ता है, कुछ का वेरिएबल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो बेटर ये है कि हम लोग जो है मेंटेनेंस चार्जेस बोल के हेड करके वहीं पर हमेशा रिपेयर्स मेंटेनेंस को पुट करेंगे, ठीक है, अभी करोगे तो समझ में आएगा। टैक्स इंश्योरेंस, ये भी हम लोग का फिक्स्ड होगा, जो है व्हीकल रोड पे चले या ना चले, ये रोड टैक्स का बात हो रहा है, तो टैक्स और इंश्योरेंस अगर व्हीकल का करवा रखा है वो भी पे करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का क्या होता है, नॉर्मली अगर डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में जाए तो देखो हमारा बस चले या ना चले, मतलब व्हीकल चले या ना चले, डेप्रिसिएशन तो होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तो ये फिक्स्ड है। और अगर हमें कभी क्वेश्चन में दे दिया स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जा रहा है तो वो भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जब पे होता है, मतलब चार्ज होता है, तो वो सिमिलर अमाउंट होता है। तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन किया है, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा ना कि एसएलएम मेथड में क्या होता है, सिमिलर अमाउंट में पे होता है, एसएलएम में सिमिलर अमाउंट होते ही जाता है डेप्रिसिएशन का, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इसीलिए भी फिक्स्ड है। या फिर ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग का व्हीकल चले या ना चले डेप्रिसिएशन होता जाएगा तो वो फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन को वेरिएबल देखेंगे, वहां हम रीजन बताएंगे क्यों। अभी मान के यही चलो कि डेप्रिसिएशन हम लोग का फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि जो है व्हीकल यूज्ड हो अनयूज्ड हो, व्हीकल रोड पे चले ना चले डेप्रिसिएशन लगेगा। इंटरेस्ट यानी लोन वगैरह लिया है तो इससे व्हीकल चले या ना चले इसका तो कोई लिंक नहीं है, अगर लोन ले लिया है तो इंटरेस्ट देते जाना पड़ेगा, तो ये भी हम लोग का फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स्ड को फिक्स्ड में लिखेंगे, वेरिएबल या रनिंग को उसमें लिखेंगे, और रिपेयर्स मेंटेनेंस का अलग हेड करके लिखेंगे। बस टोटल हम लोग का यही आएगा 1,44,000, बट इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले लिख लेते हैं सैलरी ऑफ ड्राइवर क्लीनर एंड कंडक्टर, सैलरी ऑफ ड्राइवर क्लीनर एंड कंडक्टर्स। अच्छा कितना है देखो, 24,000 पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है, 24,000, इसमें ऐसे रुपीस लिख लेते हैं। अच्छा इसके बाद क्या आ जाएगा, सैलरी टू सुपरवाइजर, सैलरी टू सुपरवाइजर, सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000। डीजल एंड अदर ऑयल, ये हम लोग का वेरिएबल में जाएगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस भी अलग, टैक्स इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ये लिख लेते हैं, टैक्स एंड इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट। टैक्स इंश्योरेंस 16,000, डेप्रिसिएशन 26,000 और इंटरेस्ट जो है 20,000। अच्छा अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करके लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब टोटल फिक्स चार्जेस, तो कितना हो जाएगा 24 और 10 34, 34 और 16 30 और 10 40 50 50 60 70 96,000, ठीक है, ये 96,000 हो गया, ये हो जाएगा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, ये ए हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पर बी रनिंग चार्जेस यानी वेरिएबल चार्जेस लिखेंगे, उसी स्टेटमेंट के अंडर ही हम लोग लिख रहे हैं बी रनिंग चार्जेस, ठीक है।
तो रनिंग चार्जेस में देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। रनिंग चार्जेस में हम लोग का जो वेरिएबल है, वेरिएबल में एक ही आया था, डीजल एंड अदर ऑयल, डीजल एंड अदर ऑयल, ठीक है। अच्छा, इसमें कितना है 40,000, तो ये लिख लेते हैं 40,000। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सी। अच्छा, इसका टोटल मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक ही आइटम है, यहाँ पर बहुत सारा आइटम था तो टोटल कर लिया। यहाँ एक आइटम है, एक से ज्यादा होता तो हम लोग टोटल कर लेते, ठीक है। फिर ये सी पॉइंट में यहाँ पर लिखते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस हो जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल के। $8,000। अब हम लोग टोटल कर देते हैं। टोटल कॉस्ट क्या निकाल रहे हैं, ए बी प्लस सी, मतलब रनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और फिक्स चार्जेस। तो ये है 96,000 और 96 प्लस 40 प्लस 8, 96 प्लस 40 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1,44,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इफेक्टिव पैसेंजर। अब हम लोग निकालेंगे बेसिकली कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना आया है 1,44,000। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कितना आया है 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर अब डिवाइड करेंगे, 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, 0.4 रुपीज, 0.40 पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर, एक पैसेंजर को कैरी करने का खर्चा हो जाएगा 0.40 पैसेंजर किलोमीटर, 40 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 40 पैसा जो है ये लगेगा अगर एक पैसेंजर को कैरी करके लेके जाया जाता है 1 किलोमीटर। वही हम लोगों ने फाइंड आउट किया, यहाँ पर वही बोला था कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो टू कैरी 1 पैसेंजर फॉर 1 किलोमीटर 40 पैसा रिक्वायर्ड, ठीक है, 40 पैसा रिक्वायर्ड, यही कैलकुलेट किया हम लोगों ने। अच्छा, आसान था क्योंकि यहाँ पर हमें जो है डेटा दे ही दिया था, जस्ट हमें उसको प्रेजेंटेशन करके कैलकुलेट करना है। लेकिन हमेशा हमें ऐसा डेटा नहीं मिलेगा, अलग टाइप का डेटा भी मिल सकता है। जैसे देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर क्या दिया है, एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन ए रूट 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को रूट मिला है, एक्चुअली बस जो चलता है ना उसका रूट होता है, जैसे हर एक बस किसी भी रूट में नहीं जा सकता है, सबका अपना अपना रूट होता है। देखोगे कि ये बस बोलेगा यहाँ जाना है, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जहां भी जाएंगे कोई भी बस जाता है, सबका अपना रूट लिखा हुआ रहता है बस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनको भी रूट मिला है 40 किलोमीटर लॉन्ग रन करने का, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है बस कॉस्ट जो है कंपनी का 10 लाख है, इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। बोल रहा है कि बस का कॉस्ट जो है वो 10 लाख आया। अच्छा, बस का कॉस्ट क्यों दिया है, देखो बस का कॉस्ट, बस तो फिक्स्ड एसेट हो गया, क्या बस का कॉस्ट हम लोग को डायरेक्टली कॉस्ट पैसेंजर पे ऐड कर देना चाहिए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं उसका कॉस्ट जो है डायरेक्टली बिजनेस में नहीं चार्ज करते, उसका डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। वैसे ही बस का ये कॉस्ट हमें एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं दिखाना है, ये तो एसेट का कॉस्ट है, ये एक्सपेंसेस नहीं है। ये तो क्या हो गया एसेट का कॉस्ट, हमें क्या करना है इस पे डेप्रिशिएशन जो होगा उसको हमें एज एन एक्सपेंस दिखाना है। अब इस पे इंश्योरेंस लगेगा 3% पर एनम। अब इंश्योरेंस किस पे कैलकुलेट होता है, देखो जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देता है तो इंश्योरेंस हमेशा व्हीकल के वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस 10 लाख पे 3% पर एनम करना पड़ेगा। एनुअल टैक्स जो है वो है 20,000
गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ। अब यहाँ पर देखो कुछ हमें पॉइंट्स दिया है, कहीं तो हमें एनुअल दे दिया है, एनुअल टैक्स, ठीक है, ये हमें दिया है पर मंथ, और ये भी दिया है एनुअल, पर एनम मतलब एनुअल। जब हम लोग इस पे 3% लगाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो एनुअल हो जाएगा, ठीक है। एनुअल रिपेयर दिया है 2,04,000, बस लाइकली टू लास्ट फॉर 2.5 ईयर्स, मतलब बस का जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो है 2.5 ईयर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो मैंने डिप्रिशिएशन में बताया था कि परचेज करने के पहले हमारा एक एस्टिमेशन कि बस कितने दिन चलेगा, बोल रहा है कि 2.5 इयर्स चलेगा। अब ये 2.5 इयर्स को यूज करके और इसको यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेप्रिशिएशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है ना कि डेप्रिशिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो हमें परसेंटेज दिया होगा उससे कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो कि एसएलएम का होता है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर स्क्रैप तो कुछ दिया नहीं है, आगे पढ़ लेंगे, दिया नहीं है, ठीक है, मुझे जितना याद है दिया नहीं है। और यहाँ पर 2.5 इयर्स, इसका मतलब ये 10 लाख के एसेट को हम लोग 2.5 इयर्स में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पर ईयर जितना करके होगा वही हम लोग का डिप्रिशिएशन का वैल्यू हो जाएगा। फिर बोल रहा है द ड्राइवर सैलरी 30,000 पर मंथ। अब देखो फिर से मंथली डेटा दे दिया, कंडक्टर सैलरी 25,000 पर मंथ, अगेन मंथली डेटा दिया, इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग एज कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली। बोल रहा है कि कंडक्टर को सैलरी मिलेगा 25,000 पर मंथ एंड उसके साथ साथ 10% टेकिंग्स का ऊपर कमीशन मिलेगा। अब टेकिंग्स का मतलब सेल्स, जितने पैसेंजर को लेके जा रहे हैं तो उतना ही सेल होगा, जितना पैसेंजर बस में रहेगा बस का तो उतना ही सेल हुआ, उतना ही टिकट वो सेल करेगा। तो 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली। जो भी कमीशन का वैल्यू निकल के आएगा सेल वैल्यू पे 10% करने के बाद वो अमाउंट ड्राइवर और कंडक्टर इक्वली अपने अंदर डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक एक्सपेंस हो गया। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 1,000 पर मंथ। फिर से मंथली खर्चा, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, एक पर्सन है जो कि मैनेजर कम अकाउंटेंट है उनको 70,000 पर मंथ दिया जाता है। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी 500 पर 100 किलोमीटर। पेट्रोल और ऑयल का खर्चा कितना है, 500 पर 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लेने पे 100 किलोमीटर ट्रेवल करने पे 500 रुपए का पेट्रोल यूज होता है, 500 का पेट्रोल यूज होता है। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप। बस जो है 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, राउंड ट्रिप्स नहीं बोला है, राउंड ट्रिप्स नहीं बोला है, बोल रहा है कि 3 अप और 3 डाउन ट्रिप्स जो है वो कैरी करता है। ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर एक ट्रिप पे कैरी करके लेके जाता है। The bus will run on average 25 days in a month. 1 month पे 25 days चलता है, assuming 15% profit on takings, ठीक है, सेल पे 15% प्रॉफिट को एजम्पशन लेते हुए कैलकुलेट द बस फेयर। बस का हमें फेयर कैलकुलेट करना है, फेयर मतलब सेल वैल्यू यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, मतलब एक पैसेंजर का टिकट का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग को अगर पैसेंजर से कितना रुपए का टिकट लेना है वो पता करने के लिए हमें ये पता करना है कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाने का खर्चा कितना होगा। अब जो जितना किलोमीटर जाएगा, क्योंकि बस तो ओवरऑल 40 किलोमीटर ही जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, जैसे यहाँ पर किया था, ये देखो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, पहले कितना किलोमीटर बस ट्रैवल कर रहा है और फिर उसके बाद कितने पैसेंजर के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड बस बाय द बस पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। एक मंथ में बस जो है, एक ही बस है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक ही बस है, जैसे उसमें 5 बसेस था, यहाँ पर एक ही बस है, वो कितना किलोमीटर कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं कि बस जो है 40 किलोमीटर जो है जाएगा और 40 किलोमीटर आएगा। रूट क्या है, 40 किलोमीटर, ठीक है, रूट, तो रूट पे जाना है 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर आना भी तो है। तो इसका मतलब 40 किलोमीटर इंटू 2 डिस्टेंस कवर यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर 80 भी लिख सकते हो। तो ये जो है ये डेटा किस चीज का निकला, डिस्टेंस कवर,
ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। और ये जो है एक दिन में कितना ट्रिप देता है, बस यहाँ पर दिया हुआ था, कहां पर गया, 3 अप एंड डाउन, 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स। ठीक है, अब अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, जाना और आना, यानी 3 राउंड ट्रिप्स। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली तो नहीं बोला है, लेकिन बात समझो, बोल रहा है 3 अप एंड डाउन, मतलब 3 बार जाएगा आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, यानी 3 अप डाउन। जब जा रहा है फिर लौट के आ रहा है, फिर जा रहा है तो उसे अप बोलते हैं, फिर लौट के आ रहा है तो डाउन बोलते हैं, फिर अप फिर डाउन। मतलब 3 राउंड ट्रिप बोल देता तो अच्छा होता, उसकी जगह बोला है 3 अप एंड डाउन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 अप एंड डाउन ट्रिप, यानी 3 राउंड ट्रिप। ठीक है, मतलब एक दिन में 3 ट्रिप कर लेता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिख देते हैं राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर और क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये तो हो गया कि फॉर 1 बस पर डे कितना किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है, तो 40 किलोमीटर अप 40 किलोमीटर डाउन, 80 किलोमीटर एक ट्रिप में, तो 3 ट्रिप में 240 किलोमीटर। और मंथली ये तो एक दिन का हो गया, बस कितना दिन चलता है, बस चलता है 25 डेज इन ए मंथ, यानी इसमें 25 डेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ बस, नंबर ऑफ बस जो कि इस क्वेश्चन में 1 है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में 1 है, तो ये टोटल करने से कितना आ रहा है, हम फिर से एक बार बता देते हैं क्या हुआ, 80 इंटू 3 इंटू 25, तो 6000 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या निकला पता है, 6000 किलोमीटर ये निकल के आया कि एक बस पूरे 1 मंथ में कितना किलोमीटर टोटल ट्रेवल कर लेता है। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, बस को क्या करना है, देखो 40 किलोमीटर जो है जाना है, फिर 40 किलोमीटर रिटर्न आना है एक बार, फिर सेम डे में 40 किलोमीटर जाना है 40 किलोमीटर आना है, फिर सेम डे में 40 किलोमीटर जाना है 40 किलोमीटर आना है। इसका मतलब पर डे 80 80 80 यानी 240 पर डे, 240 किलोमीटर जो है बस ट्रैवल करेगा। ये देखो एक बस ये वाला बता रहा है। ठीक है, पर डे 40 पर डे 240, ये देखो ये 80 80 और 80, तो 80 80 80 तीन मिला के 240 हो गया। ठीक है, 80 इंटू 3 कितना हो जाएगा 240, तो ये टोटल करके देखो ये 240 हो रहा है। 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना है, ऐसा 3 बार करना है एक बस को, तो 240 किलोमीटर जो है ट्रेवल हो जाएगा एक दिन में। और ऐसा इंसिडेंट पूरे मंथ में हमें 25 डेज करना है, क्योंकि बस 25 डेज चलता है। ठीक है, तो अब क्या मुझे ईयरली करना चाहिए या मंथली करना चाहिए, देखो अगर मुझे ईयरली में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम सारे डेटा को ईयरली में ट्रांसफर कर लेंगे, ईयरली करो या मंथली, क्योंकि यहाँ मिक्स्ड अप है, दोनों से आंसर आएगा। अगर मुझे ईयरली करना है तो टोटल कॉस्ट मुझे ईयरली निकालना पड़ेगा, तो पैसेंजर किलोमीटर भी ईयरली निकालना पड़ेगा। अगर मुझे मंथली करना है तो ये भी मंथली में निकालेंगे, ये भी मंथली में निकालेंगे, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। हम दोनों तरीके से करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर करना है तो ये तो मैंने मंथली निकाला, अगर इसका ही ईयरली निकालते हैं तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर इसका ही ईयरली निकाल के दिखाते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इसका लिख नहीं रहे दोबारा, ईयरली होने से कितना हो जाएगा 6000 किलोमीटर 1 मंथ इंटू 12 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ईयरली मिल जाएगा 70, नहीं 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, देखते हैं 6000 इंटू, नहीं ये तो मंथली निकला है, तो इसे हाँ इसे मुझे 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 12 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा, अगर ईयरली करेंगे तो 72,000 किलोमीटर, अगर ईयरली करते हैं तो दोनों ऑप्शन से ही हम दिखा देंगे। अच्छा, अब ये पूरा नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ हम लोगों को मिला है किलोमीटर, अब हम लोगों को क्या निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, और वो कैसे कैलकुलेट होता है, किलोमीटर इंटू
पैसेंजर, ठीक है, किलोमीटर इंटू पैसेंजर। तो किलोमीटर ट्रेवल इन मंथ 6000 किलोमीटर, और पैसेंजर मंथली कितना कैरी होता है। तो देखो यहाँ पर पैसेंजर का कैपेसिटी कितना, कितना पैसेंजर लिया जाता है, यहाँ दिया हुआ था, यहाँ पर कहाँ चला गया, हाँ ये देखो 40 पैसेंजर ईच ट्रिप में, ठीक है। और इसमें हमें कुछ बोला नहीं है कि कम कैपेसिटी यूटिलाइज होता है, तो 40 पैसेंजर टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 पैसेंजर किलोमीटर, 24,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ईयरली, ईयरली में अगर देखना है, ये तो हो गया मंथली, अगर ईयरली निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 72,000 किलोमीटर इंटू ये है पर डे का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 72,000 इंटू 40 करने से मुझे मिल जाएगा, ठीक है, इंटू 40 करने से 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर अगर ईयरली निकालना है, या फिर इसको डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा, 24,000 इंटू 12 तो भी आंसर आ जाएगा। हम दोनों तरीके से करके दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग इसको, ये मैंने एक जीरो कम लिख दिया शायद, 24,000 इंटू 12, ये देखो, तो इंटू 24,000, एक मिनट, 6 इंटू 4, 6,000 इंटू 40, 2,40,000 होगा, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर, मतलब फॉर 1 मंथ टोटल कितना पैसेंजर किलोमीटर जो है बस ट्रैवल कर रहा है। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर ईयरली आ जाएगा। अगर हम लोग ईयरली में भी क्वेश्चन को करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो हम ना दो कॉलम बना लेते हैं, तुम लोग को एग्जाम में किसी एक तरीके से करना है, मंथली में भी कर सकते हो, ईयरली में भी कर सकते हो, हम दोनों समझा देते हैं। अगर हम लोग पर मंथ निकालेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर एनम निकालेंगे तो क्या होगा। हम एक ही जगह पे दोनों चीज कर रहे हैं, तुम लोग भी अभी एक ही जगह पे कर लो, बट एग्जाम में तुम लोग को कोई भी एक मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, सबसे पहले फिक्स चार्जेस को ही लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि कौन कौन सा हम लोग का स्टैंडिंग चार्जेस है, और रनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। तो स्टैंडिंग में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था, बस का कॉस्ट दिया हुआ था, फिर इंश्योरेंस दिया हुआ था। तो हम पहले इंश्योरेंस लिख लेते हैं, इंश्योरेंस मेरा फिक्स्ड होगा, बस चले या ना चले मुझे इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस का खर्चा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बोला है 3% पर एनम। किस पे इंश्योरेंस चार्ज करना है, जब कुछ नहीं बोला जाता है, नॉर्मली जो व्हीकल का वैल्यू होता है ना उस पे इंश्योरेंस डिपेंड करता है। तो 10 लाख इंटू 3%, तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 3%, 30,000 हो जाएगा, यानी ईयरली, क्योंकि वो 3% पर एनम था। और अगर मुझे पर मंथ वाला डेटा भी लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 में डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,500। हम दोनों चीज साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। कैसे निकाला इंश्योरेंस को, व्हीकल का कॉस्ट इंटू 3% पर एनम था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से ईयरली इंश्योरेंस का कॉस्ट निकल के आया, जो कि मैंने ईयरली वाले कॉलम में लिख लिया, पर एनम वाले कॉलम में लिख लिया, फिर इसको डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरा 2,500 वैल्यू दिखेगा। डिवाइडेड बाय 12 करने से हमें पर मंथ वाला वैल्यू दिख जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इंश्योरेंस के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनुअल टैक्स बोला है 20,000, तो ये भी लिख लेते हैं एनुअल टैक्स, यहाँ पर एनुअल टैक्स। अब एनुअल 20,000 बोल दिया है तो एनुअल वाले कॉलम में लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ मिल जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया कितना 1666, तो हम ऐसे लिखते हैं 1667, ठीक है, एनुअल टैक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद गैरेज रेंट, तो गैरेज रेंट भी फिक्स्ड होता है, बस चले या ना चले गैरेज का रेंट तो भरना ही पड़ेगा, तो गैरेज रेंट
कितना बोला है 20,000 पर मंथ। अभी हम लोग पर मंथ वाले कॉलम में लिख देंगे और ईयरली को कैसे ट्रांसफर करेंगे, इंटू 12 करके 2,40,000, नॉर्मल जो कंसेप्ट होता है। अच्छा, गैरेज रेंट के बाद देखते हैं क्या है, रिपेयर्स। रिपेयर्स तो हम लोग जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में दे देंगे, ठीक है, रिपेयर्स जो है हम लोग मेंटेनेंस वाले में दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, बस का जो लाइफ है वो 2.5 है, इससे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 10 लाख जो कॉस्ट है माइनस स्क्रैप जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है 2.5, तो इससे मुझे ईयरली मिल जाएगा, क्योंकि ये ईयर है तो ईयर से डिवाइड करेंगे तो मुझे ईयरली ही वैल्यू मिलेगा। 2.5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर जो है 4 लाख का बस का यूज हो रहा है इन टर्म ऑफ रुपीस, तो ये हो गया। और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें पर मंथ का भी मिल जाएगा। पर मंथ का वैल्यू हो गया 33,333, 33,333, ये डेप्रिसिएशन लिख लिया। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या है, ड्राइवर सैलरी 30,000 पर मंथ। अब सैलरी जो है वो फिक्स्ड होगा, यहाँ पर लिखते हैं ड्राइवर्स सैलरी 30,000 पर मंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे और ईयरली वाले कॉलम में इंटू 12 कर लो तो कितना हो जाएगा 3,60,000। अच्छा, फिर ड्राइवर सैलरी के बाद देखते हैं क्या है, कंडक्टर सैलरी 25,000 पर मंथ, तो लिख लेते हैं कंडक्टर सैलरी, ठीक है, वो है हम लोग का 25,000 पर मंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000 पर मंथ बोला है, तो 25 इंटू 12 करने से पता चल जाएगा ईयरली कितना होगा, 300 और 30 मतलब 3 लाख रुपीस हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर सैलरी। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 10% टेकिंग्स के अकॉर्डिंग कमीशन मिलेगा। अच्छा, अब ये कमीशन हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा, क्यों, सेल तो रोज एक जैसा होगा नहीं, सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा तो वो वेरिएबल में लिखेंगे, यानी रनिंग एक्सपेंसेस में। स्टेशनरी का कॉस्ट हम लोग का फिक्स्ड में जाएगा, क्योंकि बस चले या ना चले स्टेशनरी का खर्चा तो होगा ही, तो स्टेशनरी का खर्चा बस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो 1,000 पर मंथ बोला है तो पर मंथ में 1,000 लिखेंगे और ईयरली में 12,000 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी के बाद यहाँ पर मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000, ये भी हम लोग के फिक्स्ड में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 17,000 पर मंथ, तो 17 इंटू 12 करने से हमें ईयरली भी पता चल जाएगा 2,04,000, यहाँ पर लिख लेते हैं 2,04,000 हो गया। अच्छा, अब और क्या है देखते हैं, पेट्रोल ऑयल ये रनिंग में चला जाएगा, अब और कुछ एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो हम लोग का फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो भी डेटा था सारा लिख लिया, इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस बोल के, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस देखते हैं कितना है, 2,500 प्लस 1,667 प्लस 20,000 प्लस 30,333 प्लस 30 और 25 55,000 प्लस 18,000 1,30,500 1,30,500 इंटू अगर हम लोग 12 कर लेंगे तो इधर वाला भी मिल जाएगा, ठीक है, टोटल और अलग से करने का जरूरत नहीं होगा, 15,66,000। अगर चाहो तो अलग से करके देख सकते हो, लेकिन बात तो एक ही है ना, इसी से तो इसी में डिराइव हुआ या फिर इससे इसमें, जैसा जो डेटा था, तो अगर हम इसमें ये टोटल करते इंटू 12 करने से हमें सेम डेटा मिल जाएगा। चाहो तो एक बार घर पे चेक करके देख सकते हो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टैंडिंग चार्जेस के बाद हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस यानी वेरिएबल, ठीक है। रनिंग चार्जेस में हम लोग का सबसे पहले आ जाता है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बाकी था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंश्योरेंस, एनुअल टैक्स, गैरेज रेंट, एनुअल रिपेयर, रिपेयर्स में जाएगा ड्राइवर सैलरी, कंडक्टर सैलरी, हाँ ये कमीशन जाएगा, और पेट्रोल ऑयल, ठीक है, तो पेट्रोल एंड ऑयल लिखते हैं, पेट्रोल एंड ऑयल, और कमीशन टू ड्राइवर, कमीशन टू कंडक्टर, सेम कमीशन जो है अपने अंदर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर बोला था ये देखो, कमीशन क्या होगा, जो भी होगा वो शेयर्ड बाय ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कमीशन टू ड्राइवर और कमीशन टू कंडक्टर,
ठीक है, ये वैल्यूज को लिख के हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा जगह खाली रखते हैं क्योंकि वैसे भी इसका वर्किंग मुझे बनाना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सी पॉइंट में लिखेंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितने का था, यहाँ पर देखो रिपेयर मेंटेनेंस था हम लोग का 17, नहीं ये तो मैनेजर का कमीशन है, कहाँ चला गया, एनुअल रिपेयर 2,04,000, ये एनुअल साइड में लिखेंगे, इधर एनुअल वाला है 2,04,000 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हम लोग को मंथली वाला भी पता चल जाएगा 17,000, ठीक है। ये रिपेयर का हो गया। अब ये टोटल करने से हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ जगह हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करने से सेल, यानी यहाँ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टेकिंग्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, तो सबसे पहले वर्किंग नोट 2 बनाते हैं ऑयल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। ऑयल एक्सपेंसेस के लिए यानी पेट्रोल ऑयल वाला, वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 100 किलोमीटर जाने पे 500 रुपीज का ऑयल यूज होता है, तो 100 किलोमीटर जाने पे 500 रुपीज का ऑयल यूज होगा, तो 1 किलोमीटर जाने से कम रुपए का, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, ये इतना ऑयल यूज होगा। अब बस कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, ये देखो बस ट्रेवल किया है, अगर हम लोग मंथली वाले में जाए तो 6,000 किलोमीटर बस ट्रेवल किया है, ठीक है, पूरे मंथ में। हम मंथली वाला यूज कर रहे हैं पहले, फिर ईयरली वाला भी दिखा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 6,000 किलोमीटर अगर बस ट्रेवल करेगा तो कितने रुपए का जो है ऑयल का यूज होगा, तो यहाँ पर ये 500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6,000 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 30,000 पर मंथ का खर्चा ऑयल का। अच्छा, अब तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ये वाला लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, पैसेंजर किलोमीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पैसेंजर के साथ ऑयल का यूज का कोई लिंक नहीं है, अगर बस खाली भी जाएगा तो भी ऑयल का यूज होगा, ठीक है। पैसेंजर फुल कैपेसिटी में बैठे ना बैठे तो उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस कवर से मतलब है, डिस्टेंस कवर जितना होगा उतना जो है, मतलब बस जितना चलेगा उतना ऑयल का यूज होगा, तो हमेशा जो किलोमीटर है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑयल का एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहिए। तो ऑयल का एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ 30,000 पर मंथ, तो मंथ वाले कॉलम में 30,000 लिख देंगे। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं तो शायद मेरा टोटल करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर पेट्रोल एंड ऑयल वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का आया 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ यानी ईयरली हो जाएगा, इंटू 12 कर लेते हैं तो 3,60,000। अच्छा, उसके बाद कमीशन टू ड्राइवर और कमीशन टू कंडक्टर, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, कमीशन टू ड्राइवर और कमीशन टू कंडक्टर, इसका भी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, जिससे हम लोग कमीशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3, अच्छा अब देखो हम लोग को क्या करना है, कमीशन फाइंड आउट करना है। कमीशन कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताया है कि सेल पे 10% सेल पे होगा, तो सेल कैसे निकलेगा, सेल का मतलब होता है, सेल वैल्यू का मतलब टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर सेल का नाम क्या दिया गया है, टेकिंग्स, तो हम लोग बोल सकते हैं टेकिंग्स का मतलब हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब जो है स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस प्लस जो है कमीशन। यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस में हम लोग का कमीशन नहीं है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं
टोटल कॉस्ट जो है वो उसमें कमीशन इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक्सक्लूड है। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट देखें, जब हम लोग ये टोटल करने जा रहे हैं ना टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है एक्सेप्ट कमीशन वाला, ठीक है, एक्सेप्ट कमीशन वाला वो मिल जाता तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता। यानी टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, या फिर स्टैंडिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यानी रनिंग कॉस्ट, रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला कॉस्ट, प्लस उसके साथ क्या आना चाहिए? कमीशन वाला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखो हम लोग अगर टेकिंग्स को x मान लेते हैं, ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है? हम पर मंथ वाला ही लेते हैं, फिर इंटू 12 कर देंगे तो ईयरली आ जाएगा 1,30,500। यहाँ पर लिख लेते हैं 1,30,500। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का आया है यहाँ पर 30,000, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का आया है 30,000, यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, रनिंग और मेंटेनेंस आया है 17,000। कमीशन जो है वो 15% ऑफ टेकिंग्स होगा, बता दिया, सॉरी 10% ऑफ टेकिंग्स होगा, ये हमें बता दिया है। और प्रॉफिट जो है वो करना है यहाँ पर 15% ऑफ टेकिंग्स, ठीक है। तो कमीशन हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने टेकिंग्स को एक्स मान लिया है, और प्रॉफिट हो जाएगा 15% ऑफ एक्स। यहाँ से हम लोग एक्स को सॉल्व कर सकते हैं तो हमें सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं 1,30,500 प्लस 30,000 प्लस 17,000, 1,77,500 एक्स इक्वल टू 1,77,500 प्लस 10% ऑफ एक्स मतलब 0.1 हो जाएगा। ये देखो 0.1 चेक करके देखो, 10/100, ये देखो 10/100, 0.1x और 0.15x 15%। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया? 0.25। और यहाँ पर x माइनस 0.25x इक्वल टू 1,77,500 माइनस 1 करना है। 0.75x इक्वल टू 1,77,500, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1,77,500 डिवाइडेड बाई 0.75, 1,77,500 डिवाइडेड बाई 0.75, यानी कि कितना आ रहा है? 2,36,667, 2,36,667, ये एक्स आ गया, मतलब टेकिंग्स। अब हम लोग कमीशन निकालेंगे। कमीशन कितना हो जाएगा? 10% इंटू 236,667, ठीक है। तो ये इसका 10% करते हैं, इसका 10% करने से आंसर आ रहा है कुछ इतना, 23,000 आ जाएगा। 23,667 पर मंथ, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली दो जन ले लेंगे, कंडक्टर और जो है ड्राइवर मिला के। तो ये डिवाइडेड बाय 2 करने पे देखते हैं कितना आता है, 11,833 करके एक एक जन लेगा, 11,833, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 11,833, 11,833 इंटू 2 करने से क्या वैल्यू आ जाएगा? 23,666, हाँ आ रहा है। अच्छा, अब इसको हम लोग ईयर में ट्रांसफर करते हैं, 11,833 इंटू 12, तो ये वाला डेटा भी मिल जाएगा 141,996, 141,996। एक्चुअली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ जा रहा है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिवाइड किया ना हम लोगों ने 177,500 पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.75, ये अप्रोक्सीमेशन आया। इस पे इंटू 10% करके, ये देखो इस पे इंटू 10% कर लेते हैं, फिर अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हम लोग का आंसर ये, हाँ 0.33 आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। ये हम लोग का आ गया, कमीशन मिल गया। अब हम लोग इसका पूरा टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल कर लेते हैं, 1,30,500 प्लस 30,000 प्लस 11,833 प्लस 11,833 प्लस 17,000, 201
यहाँ पर हम लोग का टोटल आ रहा है 2,01,116 201,166, ठीक है। इंटू 12 कर देंगे तो हम लोग को ईयरली वाला भी मिल जाएगा 24,13,992, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का, ये देखो इस प्रॉफिट को भी यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां से डायरेक्टली नहीं करके यहाँ पर कर लेते हैं। प्रॉफिट हो जाएगा 15% ऑफ टेकिंग्स, यानी 23,667 का 15%। तो यहाँ पर लिखते हैं 23,667 का 15%, तो ये कितना हो जाएगा 35,500 प्रॉफिट हो जाएगा। 0.05 है, इसको इग्नोर करते हैं, 35,500 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी वर्किंग नोट नंबर 3 से आ गया। 35,500 प्लस 201,166 यानी कि 236666, ठीक है, 236666। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 35,500 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, 4,26,000 प्लस 24,13,992, यानी टोटल हो गया 28,39,992, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके से मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, हम लोग किसी भी एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पूछा था यहाँ पर कि कितना हो जाएगा जो फेयर पर पैसेंजर है, तो वो हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। फेयर पर पैसेंजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फेयर पर पैसेंजर यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट 23,667 मैंने मंथली वाला लिया और डिवाइडेड बाय मंथली वाले किलोमीटर से करेंगे, यानी 2,40,000। चेक करके देख सकते हो, मंथली वाला 2,40,000 आया था, और इससे करेंगे तो 28,80,000। दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। यहाँ पर 23,667 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पर हो गया 0.9861 पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है तो मैंने ऐसे /p/km दे दिया। ये रुपीज है, ये हम लोग का पैसेंजर किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ईयरली वाला डेटा लेते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, 28,39,992 डिवाइडेड, थोड़ा इधर उधर डिफर कर सकता है पॉइंट के वजह से, बाकी और कोई रीजन नहीं होगा। 28,80,000 था पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 28,39,92 डिवाइडेड बाय 28,80,000, तो ये कितना आ गया 0.098,608, हाँ 61 आ जा रहा है, ठीक है, सेम ही हो रहा है। ये देखो 0.608 है, तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर दोनों से सेम आंसर आएगा। दोनों करना जरूरी नहीं है, मैंने जस्ट एक बार बता दिया कि तुम लोग चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन में, लेकिन मंथली और ईयरली डेटा को कंबाइनली कभी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हमें या तो जो मंथ, अगर हम लोग मंथली करना चाहेंगे तो मंथली डेटा को डायरेक्ट लिखेंगे, ईयरली डेटा को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग ईयरली करना चाहेंगे तो ईयरली डेटा जो कि मैंने उसे डायरेक्ट लिखेंगे, और मंथली डेटा को ईयरली में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ऐड ऑन कर, मतलब इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो था कि हम लोग को बोला था कि सेल्स के ऊपर कमीशन था, तो विदाउट कमीशन तो हम लोग पूरा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, एक एक्सपेंस हम लोग का रह जा रहा था, तो उस कमीशन को हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट होता है, टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि पूरा अवेलेबल था, वेरिएबल कॉस्ट पूरा अवेलेबल था, एक्सेप्ट कमीशन और रिपेयर्स मेंटेनेंस और उसके साथ प्रॉफिट, ये सारी चीजों को लिख के हम लोगों ने एक्स जो कि हम लोगों ने सेल माना था वो फाइंड आउट कर लिया। सेल के ऊपर कमीशन 10%, प्रॉफिट के ऊपर 15%, फिर डेटा को जैसा जहां जगह था वहां पुट कर दिया और हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो मेन यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है किसी किसी को कि कैसे करके कैलकुलेट होगा, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि अगर हमें मंथली डेटा दिया हुआ है तो पूरे मंथ में जितने सारे व्हीकल है वो कितना किलोमीटर चल रहा है, वो तो डेटा के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर ये दो क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किया इसे बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में हमारे लिए आसानी रहेगा, ठीक है।
तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।